गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके बीएससी इंट्रेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु क्या होते हैं। आइए जानते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, you will often encounter subjects from various fields of science including chemistry. Understanding the basic concept of metals and non-metals is crucial. Here's an overview of the key topics that are commonly covered under metals and non-metal is the context of the entrance exam preparation. यानी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आपको अक्सर रसायन विज्ञान सहित विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय मिलेंगे, जैसे धातु अधातुओं की बुनियादी अवधारणाओं को समझना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए धातु और अधातुओं के अंतर्गत आमतौर पर शामिल किए जाने वाले प्रमुख विषयों का अवलोकन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं और अधातुओं के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज। इसमें पहला टॉपिक मेटल्स यानी धातु। धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण। देखिएगा क्या है इसके भौतिक गुण मेटल्स के। पहला है यहाँ पर लस्टर। लस्टर यानी शाइनी अपीयरेंस। धातुएं लस्टर यानी शाइनी होती हैं, यानी चमकदार होती हैं। धातुओं में चमक होती है। चमक के कारण ही इनके विभिन्न प्रकार के ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर आदि की विभिन्न प्रकार की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। ठीक है, जो कि साज सज्जा के लिए काम आती हैं। मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है जो धातु होती है उनको पीट पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु आपकी क्या है? सोना। सोना यानी गोल्ड। गोल्ड एक सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय मेटल है। ठीक है, क्योंकि सोने को पीट पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। अगर हम 1 ग्राम मोटाई का 1 सेंटीमीटर मोटाई का सोने का टुकड़ा लें, अगर हम सोने का टुकड़ा जिसकी मोटाई कितनी हो बच्चों? 1 सेंटीमीटर हो, तो उसे पीट पीट कर कम से कम 1000 पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। 1 सेंटीमीटर मोटाई का एक टुकड़े से कम 1000 छोटी छोटी चादरें यानी पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कितनी? 1 सेंटीमीटर मोटाई में 1000 चादरें बनाई जा सकती हैं। तो इतना ज्यादा सोना एक आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, सोना बहुत ही लचीला होता है। ठीक है, जिससे उसमें आघात वर्धनीयता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। तन्यता तन्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? तन्यता मतलब खींचना। ठीक है, यानी धातुओं को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सोना जो है, गोल्ड, ये सबसे अधिक तन्यता प्रदर्शित करता है, तन्यता शो करता है। डक्टिलिटी कैसे? क्योंकि अगर हम 1 ग्राम सोना लें, कितना? 1 ग्राम सोना लें, तो उसको खींचकर कम से कम 2 किलोमीटर लंबाई का पतला तार बनाया जा सकता है। चौंकिए मत, जी हाँ, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। ये बात सही है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा तन्यता सोने के अंदर पाई जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातुएं
गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, यानी ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, क्योंकि धातुओं को अगर हम गर्म करें, अगर उसमें ऊष्मा प्रदान करें, तो वह पूरी रॉड, जैसे एक लोहे की हम रॉड लें, उसको एक तरफ अगर हम गर्म कर दें तो दूसरी तरफ भी धीरे धीरे वो गर्माहट पकड़ लेगी, यानी वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं में ऊष्मा का संवहन होता है, ये गुड कंडक्टर होते हैं ऊष्मा के। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसी प्रकार धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जैसे सोना, गोल्ड, चांदी, ठीक है, सिल्वर, तांबा, एल्यूमिनियम, यानी एल एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। और सबसे अधिक अच्छा चालक सोने को माना जाता है, गोल्ड को। गोल्ड एक ऐसी धातु है जो सबसे अधिक विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, लेकिन गोल्ड के तार नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये बहुत ही महंगा पड़ता है। कॉस्टली होने के कारण जो बिजली के तार होते हैं वो गोल्ड के नहीं बनाए जाते हैं, और ना ही चांदी के बनाए जाते हैं, ये भी बहुत ही कॉस्टली होंगे, जिससे कि लोग तार नहीं लगवा पाएंगे। तो थर्ड नंबर पर हमारा आता है कॉपर। कॉपर आता है थर्ड नंबर पर। ये भी हमारा अच्छा चालक होता है, और तांबा ज्यादा कॉस्टली ना होने के कारण इसी के तार बनाए जाते हैं। ठीक है, सोना और चांदी कॉस्टली होता है, इसलिए इसके तार नहीं बनाए जाते हैं। तांबा, तांबा मतलब ना तो ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है, और ना ही सस्ता होता है। ठीक है, मीडियम होता है, तो इसलिए तांबे के पतले पतले तार बनाए जाते हैं, जो कि बिजली बनाने में, मतलब बिजली में जो घरों में वायरिंग की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आपने तार देखे होंगे, जैसे बाहर जो लाइन होती है, केबल पड़ी होती है, उसमें एक ब्लैक कलर की होती है, एक व्हाइट कलर की होती है। जो व्हाइट कलर की होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं, क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उच्च गलनांक और क्वथनांक। जी हाँ, धातुओं का हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं, इसलिए उन्हें गलाना आसान नहीं होता है। ठीक है, और उन्हें गलाने के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। ठीक है, जब हम हाई टेम्परेचर पर लोहा, सोना, चांदी को गलाएंगे, मतलब मेल्ट करेंगे, तो ये गलने लगता है। ठीक है, हार्डनेस, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर इनमें कठोरता पाई जाती है, हार्डनेस पाई जाती है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, जबकि अन्य धातु, जो अदर मेटल्स होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, एक पारा है, क्या है, पारा। पारा यानी Hg, ये रूम टेम्परेचर पर सदैव लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। धातुएं ज्यादातर कैसे होती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर कैसी पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट, डेंस यानी सघनता। धातुएं में सघनता पाई जाती है, डेंसिटी पाई जाती है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल्स से ये धातु मिलकर बनी होती हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होने के कारण इनमें डेंसिटी अधिक होती है, और इसीलिए इनमें हार्डनेस पाई जाती है, और हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट भी पाया जाता है। ठीक है, नॉन मेटल्स, ये ज्यादा डेंसिटी नहीं होती है, नॉन मेटल्स में डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, किसकी तुलना में, मेटल्स की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी एक बार फिर देख लीजिएगा। धातुओं में क्या पाई जाती है बच्चों, धातुओं में चमक पाई जाती है। ठीक है, धातुएं चमकदार होती है। धातुओं में आघात बर्धनीयता यानी मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट, तन्यता पाई जाती है धातुओं में। ऊष्मा और विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं, चालक होते हैं। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक हाई होता है, और इनमें कठोरता पाई जाती है। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर इनमें कठोरता पाई जाती है, और इनमें डेंसिटी अधिक होती है नॉन मेटल्स की तुलना में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला है रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स यानी मेटालिक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके धातुएं धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जो धातुएं होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं और धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे हमने लिया Mg और इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन से, तो ये बना लेगा MgO। क्या बना लेगा? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या है? धातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा और ये कहलाता है धात्विक ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्ट विद वाटर। जल के साथ क्रिया करके, जब ये जल के साथ क्रिया करेंगे तो बच्चों क्या बनाएंगे ये? हाँ, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। जैसे जैसे हमने एक सोडियम लिया, सोडियम यानी Na, और इसकी क्रिया में जल से करा दी तो ये क्या बनाएगा? NaO+H2O यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, क्या होगी बच्चों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। नेक्स्ट, अम्लों के साथ क्रिया, रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों? रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड्स के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, जैसे कोई हमने एक अम्ल लिया, क्या लेंगे? जैसे HCl ले रहे हैं, HCl ले लिया और यहाँ पर एक सोडियम धातु ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? सोडियम धातु और ये HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा NaCl, और NaCl क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्लों के साथ क्रिया करके मेटल्स लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये आधारभूत ऑक्साइड यानी मूल ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ये रहे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी मेटल के रासायनिक गुण। तो क्या क्या है देखिए। पहला है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये मूल ऑक्साइड भी बनाते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अधातु। सबसे पहले नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक गुण के बारे में। पहला है डल अपीयरेंस, नो लस्टर, यानी धातुओं में किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती है। ये कैसे होते हैं? डल होते हैं। ठीक है, ये भद्दे होते हैं। डल मींस भद्दा, यानी चमकदार नहीं होते हैं। नेक्स्ट, भंगुर यानी ब्राइटल, ब्रेक्स इजिली। भंगुर का मतलब होता है ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, मेटल्स आसानी से नहीं टूटते हैं क्योंकि वो कठोर होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ब्राइटल यानी भंगुर होते हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। जरा भी इन पे बाहरी मतलब बाहरी फोर्स लगाया जाए तो ये आसानी से टूट जाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें ना तो धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, और ना ही इसमें ऊष्मा का संवहन होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब ये ब्राइटल होते हैं, भंगुर होते हैं, तो ये आसानी से गल भी जाएंगे और आसानी से उबल भी जाएंगे। तो इसका मतलब इनमें बहुत ही कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और गैस अवस्था में भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बच्चों? ठोस भी होंगे, तरल भी होंगे यानी लिक्विड, और गैसियस स्टेट में भी पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। धातुओं की तुलना में इनका घनत्व कम होता है, लेस डेंस कंपेयर टू मेटल्स। धातुओं की तुलना में इनका घनत्व कम होता है
क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, इसकी तुलना में धातुओं की तुलना में। धातुओं के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी अधिक होती है, जबकि अधातु है नॉन मेटल्स के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनके बीच गैप होता है, इसलिए ये इनमें घनत्व कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल्स के रासायनिक गुण की। पहला है रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं, कार्बन की क्रिया, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देन क्या बनेगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो अधातुएं भी धातुओं की तरह ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके। नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अधातुएं आमतौर पर जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। धातुएं जल के साथ क्रिया करती हैं, लेकिन अधातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, ये अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती है बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड भी बनाती हैं। जैसे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसा एक अम्लीय होता है। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और ये एक अम्लीय होता है, जो कि अम्लीय वर्षा के रूप में, मतलब ये अम्लीय वर्षा भी करते हैं। ठीक है, ऐसे ही धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट। अधातुएं धातुओं के साथ क्रिया करके लवण भी बनाती हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में महत्वपूर्ण ट्रेंड्स। देखिए क्या है आवर्त सारणी में इसका महत्वपूर्ण ट्रेंड्स, किस प्रकार से ये आवर्त सारणी में महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाशीलता। ठीक है, तो मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव एज यू move down the group and across periods, whereas non-metals generally become less reactive as you move down a group but increase in reactivity across periods, excluding noble gases. क्रियाशीलता, जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में नीचे की ओर जाते हैं, देखिए जो पीरियोडिक टेबल होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं? ऊपर से नीचे की ओर होते हैं वर्टिकली, और आवर्त जो होते हैं पीरियोडिक टेबल मतलब पीरियड्स होते हैं जो, वो कैसे होते हैं? आवर्त हॉरिजॉन्टल होते हैं, यानी क्षैतिज रेखा में होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ग्रुप्स में नीचे की ओर जाएंगे, आवर्तों में आगे बढ़ते हैं, धातुएं अधिक क्रियाशील हो जाती है। यानी ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, और अधातुओं में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन आवर्तों में क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। समझिएगा, देखिए इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए धातुएं जो होती हैं क्या होती हैं? जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं समूह में, तो इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है, आवर्तों में बाएं से दाएं ओर बढ़ जाते हैं तो भी इनकी क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। लेकिन अधातुओं में क्या होता है? अधातुओं में समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती जाती है, और आवर्तों में क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, आवर्तों में क्रियाशीलता बढ़ती जाती है, और उत्कृष्ट गैस जो नोबल गैस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू मेटल्स। धातुओं की तुलना में अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ठीक है, धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जबकि अधातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। ठीक है, तो धातुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और अधातुओं की अधिक। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए मेटल्स यूजुअली हैव
positive oxidation state while non-metal have negative oxidation state in most of their compounds। यानी धातुओं में आमतौर पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या होती है बच्चों? धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे सोडियम क्या है? सोडियम एक धातु है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। जबकि अधातुओं में अधिकांश यौगिकों में ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो इस पर एक माइनस चार्ज होता है, इसके कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो निगेटिव होगी। समझ में आया बच्चों? तो मेटल्स की यानी धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होती है, पॉजिटिव, और अधातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था निगेटिव होती है। नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं और अधातुओं के यौगिक, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए कौन कौन से यौगिक हैं। पहला मेटल ऑक्साइड, दीज आर बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ठीक है, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय होते हैं, ये नेचर में क्षारीय होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड क्षारीय होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी कैसा होता है? क्षारीय होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सेकेंड, दीज आर एसिडिक इन नेचर। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों ही कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? मेटल के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। सॉल्ट, लवण। When metal react with acids, they form salts। जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनाती है। जब कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण बनाती है। जैसे NaCl, CuSO4। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड एक लवण है, कॉपर सल्फेट CuSO4 भी एक लवण है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्राइड्स। मेटल्स फॉर्म मेटालिक हाइड्राइड व्हाइल नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड। यानी धातुएं धात्विक हाइड्राइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे क्या है ये? H2 यानी जल और NH3 यानी अमोनिया। ठीक है, तो हाइड्राइड में देखिए क्या होता है? धातुएं धात्विक हाइड्राइड बनाती हैं और अधातुएं सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाती हैं। तो इतनी बात समझ में आई बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट, धातुओं और अधातुओं के उपयोग, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी धातु के क्या उपयोग हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, और अधातुओं का क्या उपयोग है। तो देखिए मेटल्स में यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी विभिन्न प्रकार के निर्माण के रूप में, जैसे आयरन, स्टील। इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे तांबा, कॉपर का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आयरन और स्टील का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, जैसे कोई दरवाजा बनाया या ग्रिल वगैरह लगानी है तो किसका प्रयोग करते हैं? आयरन या स्टील का प्रयोग करते हैं, जो घरों में लगाए जाते हैं। ठीक है, और जो बिजली के तार बनाए जाते हैं उनमें किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो भी परिवहन बनाए जाते हैं, आने जाने के साधन जो होते हैं, उनमें एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। मेडिसिन यानी दवाइयों में चिकित्सा क्षेत्र में मरकरी का प्रयोग करते हैं। मरकरी यानी पारा थर्मामीटर में यूज होता है। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों? कंस्ट्रक्शन में आयरन स्टील का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर का प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में एल्यूमिनियम और मेडिसिन में मरकरी का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके मेटल्स के उपयोग। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स का उपयोग देखिए। यूज्ड इन फ्यूल यानी ईंधन के रूप में। नॉन मेटल्स में क्या होगा बच्चों? ईंधन के रूप में कोल, नेचुरल गैस यानी कोयला और प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फर्टिलाइजर्स यानी कृषि के क्षेत्र में या उर्वरक के क्षेत्र में नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपयोग करते हैं।
वाटर ट्रीटमेंट यानी जल के उपचार में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण के लिए, जिससे जल पीने योग्य हो जाए तो उसके लिए क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। तो देखिए नॉन मेटल्स का उपयोग ईंधन में कोल और नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और जल के ट्रीटमेंट में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके नॉन मेटल्स के उपयोग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातुओं से संबंधित रिएक्शंस। क्या है धातु और अधातुओं से संबंधित रिएक्शन, देखिएगा। फर्स्ट, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी जब किसी धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये धात्विक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आयरन और ऑक्सीजन। आयरन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई गई है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, यानी फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, जैसे 4Fe+3O2 gives that 2Fe2O3, यानी आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, यानी गैर धात्विक अधात्विक ऑक्साइड बनाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन क्या एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, मेटल प्लस एसिड, जब किसी मेटल की क्रिया एसिड्स के साथ कराते हैं यानी धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, एक लवण बनेगा और एक जल बनेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, लवण और हाइड्रोजन बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जैसे देखिए जिंक, जिंक क्या है, एक मेटल है और इसकी क्रिया हमने HCl नाम के मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl नामक एसिड से कराते हैं तो ये जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी ZnCl2 प्लस H2 बनता है। ठीक है, नॉन मेटल प्लस मेटल, अधातुओं की क्रिया धातुओं से कराते हैं, यानी नॉन मेटल और मेटल जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नाम का एक सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी 4 रिएक्शंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच संबंधित हैं। जैसे एक बार और देख लीजिए, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और नॉन मेटल और मेटल यानी अधातु और धातु आपस में क्रिया करके सॉल्ट यानी लवण बनाती हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय फॉर्मेशन यानी मिश्र धातु का निर्माण। क्या है मिश्र धातु? मिश्र धातु, एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स और ए मेटल with a non-metal. They are formed to enhance certain properties like strength, corrosion, resistance, etc. मिश्र धातुएं धातुओं या धातु और अधातु का मिश्रण होती है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है, या तो धातुओं से ही मिलकर मिश्र धातु बनाई जाती है, धातु धातु मिलकर मिश्र धातु बन जाती है, या धातु को अधातु के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं से मिश्र धातु बनती है, और धातु और अधातुओं से भी मिश्र धातु बनती है। बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मेटल्स और ए मेटल विद नॉन मेटल, धातु धातु और धातु और अधातु। ठीक है, इन्हें ताकत, संचारण, प्रतिरोध आदि जैसे कुछ गुणों को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है? क्योंकि मिश्र धातुएं अधिक पावरफुल होती हैं, यानी इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और ये संचारण प्रतिरोध होती है, यानी ये जल्दी गलती नहीं है, यानी इसमें ये जल्दी नष्ट नहीं होती है। ठीक है, जैसे पीतल, पीतल एक बहुत ही स्ट्रेंथ धातु होती है। ठीक है, जो आसानी से गलती भी नहीं है, यानी उसमें रस्टिंग नहीं होती है, यानी क्या नहीं होती है, रस्टिंग यानी जंग नहीं लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, स्टील, स्टील को आयरन और कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। जो स्टील है जब
लोहे को कार्बन के साथ मिलाते हैं तो स्टील बनता है। क्या बनता है? स्टील बनता है। इसी तरीके से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कांसा, कांसा को कॉपर और टिन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। कांसा, ब्रॉन्ज, जो ब्रॉन्ज मेटल होता है उसमें क्या क्या होता है? कॉपर और टिन मिला होता है। ब्रास, ब्रास में देखिए क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। ब्रास यानी पीतल, ठीक है, पीतल, पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, स्टील में लोहा और कार्बन होता है, ठीक है, स्टील में लोहा कार्बन होता है, कांसा में तांबा और टिन होता है, पीतल में तांबा और जस्ता होता है। ये डायरेक्ट आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से स्टील में क्या क्या, मतलब स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? 4 ऑप्शन दे देंगे, लोहा कार्बन, तांबा टिन, तांबा जस्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? लोहा और कार्बन को स्टील बनाते हैं, ठीक है। लोहा और कार्बन से मिलकर क्या बनता है? स्टील बनता है, ठीक है। इस तरीके से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज यानी क्रियाशीलता श्रृंखला। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए टेबल ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ their reactivity from most reactive to least reactive. Potassium, sodium, calcium are the most reactive, while platinum, gold and silver are the least reactive. देखिएगा क्या है रिएक्टिवनेस, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता श्रृंखला धातुओं की एक तालिका है। क्रियाशीलता श्रृंखला यानी रिएक्टिविटी सीरीज एक धातुओं की एक तालिका है जिन्हें क्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील तक अरेंज किया गया है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? यह एक ऐसी सीरीज है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किसमें व्यवस्थित किया गया बच्चों? धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि प्लेटिनम, सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है बच्चों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि प्लेटिनम, सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील हैं। और इसी प्रकार एक क्या बन जाती है? एक रिएक्टिविटी सीरीज बन जाती है। देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज, देखिएगा एक रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है, Na, Ca, Mg, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, क्या है बच्चों? एक रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और पीबी यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज है। यहां पर एक एसएन भी है, एसएन यानी टिन। अब देखिए ये क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। तो सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। क्या होगा? सबसे अधिक रिएक्टिव बच्चों पोटेशियम होगा। और सबसे कम रिएक्टिव क्या होगा बच्चों? गोल्ड यानी Au होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्टिविटी की सीरीज है। ठीक है, इनमें एक और बात होती है, जैसे इस सीरीज में जो भी तत्व
ऊपर है वो अपने से नीचे वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी ऊपर वाला तत्व अधिक रिएक्टिव होता है नीचे वाले से, तो नीचे वाले को उस यौगिक से हटा देगा और स्वयं उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक धातुओं की तालिका है जो उनकी क्रियाशीलता के क्रम में सबसे अधिक क्रियाशील से सबसे कम क्रियाशील तक व्यवस्थित होती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि प्लेटिनम, सोना चांदी सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी अनुप्रयोग और व्यवहारिक ज्ञान। देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस, गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी पदार्थ मतलब किसी मेटल को जंग से बचाने के लिए उस पर किसी अन्य पदार्थ की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे को बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोहा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड यानी जंग बनाता है। ठीक है, जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की एक परत जम जाती है जो कि रेड कलर की होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं, यानी जंग कहते हैं, और इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है? ऑक्सीजन एक क्या है? नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है और इसका उपयोग श्वसन यानी रेस्पिरेशन के लिए किया जाता है, जबकि तांबा मेटल है जिसका उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। ये हमारा दैनिक जीवन में उपयोग है, यानी एवरीडे लाइफ, एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीजन क्या करते हैं? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और जो घरों में वायरिंग की जाती है, बिजली के तार होते हैं, उसमें कॉपर धातु प्रयोग की जाती है। तो ये हमारा दैनिक जीवन में उपयोग हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ बुक्स दे रखी हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए हेल्पफुल है। देखिए कौन कौन सी बुक्स है। पहली बुक है ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाई आर के गुप्ता, यानी आर के गुप्ता द्वारा लिखी गई एक ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें। यह पुस्तक धातु और धातुओं के गुणों और प्रक्रियाओं पर अभ्यास प्रश्नों, संक्षिप्त व्याख्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यानी धातु और धातुओं से संबंधित इसमें जो भी रिएक्शंस हैं उनके गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण इसमें विस्तार से दे रखा है और ये एमसीक्यू बेस्ड होती है। नेक्स्ट, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जेडी ली द्वारा भी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर दी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम गाइड बाई आरपीएच एडिटोरियल बोर्ड। ठीक है, ये भी एक पुस्तक बहुत अच्छी है। फिजिकल केमिस्ट्री देखिए किसके द्वारा है? पीडब्ल्यू एटकिंग्स द्वारा लिखी गई फिजिकल केमिस्ट्री बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए कुछ बुक्स बताई गई थी। यहाँ बताए गए बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए धातु और अधातुओं के विषय में एक ठोस आधार तैयार कर सकेंगे। मजबूत धारणा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से प्रश्नों को हल करना और मटेरियल्स की समीक्षा का अभ्यास करें। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का सेशन जो कि धातु और अधातुओं पर बेस था। इसमें आपको धातुओं के रासायनिक गुण, फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण, उनके साथ क्या रिएक्शंस हैं और उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, धातु और धातु के क्या उपयोग हैं, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये आपने पढ़ा। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपकी जो बीएससी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हेल्पफुल हो और आप उसमें से कोई प्रश्न गलत ना करें।
इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।